फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवांस कंपनी अकाउंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट है। ऑप्शंस हैं, प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड ओनली आफ्टर दे आर फुल्ली पेड, यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम तभी किए जा सकते हैं जब वो फुल्ली पेड होंगे। सेकंड है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम बाय कन्वर्जन इनटू शेयर न्यू शेयर्स, यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो रिडीम किए जाते हैं न्यू शेयर्स में कन्वर्ट करके। थर्ड ऑप्शन है, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व, यानी कि डिवेंचर को कैंसिल करने से जो प्रॉफिट हमारा निकल कर आएगा वहीं से हम जनरल उस जो प्रॉफिट होगा उसको हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। या फिर हमें हमारा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन बात कर रहा है कि फुल्ली पेड होंगे तभी प्रेफरेंस शेयर रिडीम होंगे, तो बात सही है। और यहाँ पर जो हमारे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है इसको न्यू शेयर में कन्वर्ट करके भी रिडीम किया जा सकता है। लेकिन ऑप्शन थर्ड यहाँ पे जो दिया हुआ है वो यहाँ पे सही नहीं है, तो हमारा जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द शेयर कैपिटल टू फाइंड आउट पेड अप कैपिटल, यानी कि इसमें से कौन सी हमारी शेयर कैपिटल से डिडक्ट होती है पेड अप कैपिटल निकालने के लिए। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर्स, सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर बोनस। तो फ्रेंड, जब भी हम अपने किसी भी शेयर कैपिटल को डिडक्ट करते हैं पेड अप कैपिटल निकालने के लिए, तो यहाँ पर हम जो डिडक्शन करते हैं वो करते हैं कॉल्स इन एरियर का। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर इज टू बी ट्रांसफर टू, यानी कि जो रीइश्यू करते हैं हम शेयर उस पर जो प्रॉफिट होता है वो हमारा कहाँ ट्रांसफर किया जाता है। कैपिटल रिजर्व में, जनरल रिजर्व में, कैपिटल में या बैंक अकाउंट में। तो फ्रेंड्स, जब भी हम अपने प्रॉफिट को रीइश्यू वो हमारे शेयर रीइश्यू करने पर जो हमें प्रॉफिट मिलता है वो हम ट्रांसफर करते हैं यहाँ पर हम कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट है, क्योंकि कैपिटल रिजर्व में जाता है एज अ शेयर कैपिटल रिजर्व करके। नेक्स्ट हम आते हैं, व्हेन देयर आर वन और मोर लिक्विडेशन एंड नो फॉर्मेशन दिस इज नोन एज, यानी कि जब हम एक या दो कंपनियों का लिक्विडेशन करते हैं और उसके बाद कोई भी फॉर्मेशन नहीं होता है कंपनी का, तो वो क्या कहलाता है। एब्जॉर्प्शन, अमलगमेशन, मर्जर या फिर न्यू फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, अमलगमेशन में क्या होता है, दो से कंपनियां मिल जाती हैं और वो न्यू फॉर्म करती हैं। मर्जर में दो कंपनियां मर्ज हो जाती हैं जिसमें एक की एंटिटी बनी रहती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये ना हमारा ऑप्शन ये सही है ना ये सही है, और न्यू फॉर्मेशन की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे एक हमारा सही होगा, उसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं, जब दो या दो से अधिक कंपनियां लिक्विडेट हो जाती हैं और कोई भी कंपनी न्यू फॉर्म नहीं होती है, मतलब कंपनी ही फॉर्म नहीं होती है, तो उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज जनरली रिसोर्टेड टू राइट ऑफ, यानी कि जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है हमारा वो जनरली कहाँ से राइट ऑफ किया जाता है। रिटेन अर्निंग से, जर्नल प्रॉफिट, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू प्रॉफिट या फिर कैपिटल रिजर्व। तो यानी फ्रेंड्स, जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है वो हमारा रिकंस्ट्रक्शन किसके थ्रू किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो होता है हमारा वो किया जाता है हमारा यहाँ पे। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ गिवन नहीं है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन ये गलत होगा, ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर आप ऑप्शन एक लिख लीजिएगा, ऑल ऑफ नन ऑफ दीज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा ऑप्शन इसका नन ऑफ दीज, क्योंकि ये ऑप्शंस ये सारे ही ऐसे हैं जो कि इसके लिए फिट नहीं है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा नन ऑफ दी। हो सकता है इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर का है और ये एक इस तरह का क्वेश्चंस आ गए थे एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो सभी स्टूडेंट्स को इनका मार्क्स मिलता है। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर इसका वैसे होगा, एक्यूमुलेटेड लॉसेज एंड फिक्टिशियस असेट्स जो होती हैं उसको राइट ऑफ करने के लिए किए जाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर इसका अगर ऑप्शन गिवन होगा नन ऑफ द अबव, तो वहां पे आपको उसको टिक करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गेयरिंग रेशियो डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन, यानी कि जो गेयरिंग रेशियो जो है हमारा वो हमारा क्या डिनोट करता है, किसके बीच रिलेशन, डिवेंचर और शेयर कैपिटल के बीच,
एसेट्स एंड कैपिटल के बीच, लोन एंड कैपिटल के बीच, या फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड या लॉन्ग टर्म बोरोड फंड्स के बीच। तो फ्रेंड्स गियरिंग रेशियो ऑलवेज हमारा जो रिलेशनशिप बताता है वो बताता है हमारा एसेट्स एंड कैपिटल के बीच। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम, यानी कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो हमारे रिडीम हो सकते हैं इफ दे आर पेड नॉट लेस देन 50% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, यानी कि जो शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू है उसके 15% से कम नहीं होंगे पेड, तब वो रिडीम किए जा सकते हैं। या फिर ओनली इफ दे आर फुल्ली पेड, यानी कि जब वो फुल्ली पेड होंगे। या फिर इफ दे आर पार्टली पेड, यानी कि अगर वो पार्टली पेड होंगे। या फिर ओनली इफ दे आर इश्यूड एट प्रीमियम, या फिर अगर वो इश्यू होंगे प्रीमियम पे तभी वो रिडीम किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। किसी भी शेयर को हम तभी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकते हैं जब वो फुल्ली पेड होंगे। अगर वो पार्टली पेड हैं तो वो हम उसको नहीं कर सकते, अगर वो फुल्ली पेड हैं तभी उसको रिडीम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन हैव टू बी मेड टू रिसीव कॉल इन एडवांस, यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हम कॉल इन एडवांस को रिसीव कर सकते हैं। इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी के स्पेशल रेजोल्यूशन के द्वारा ऑथराइज्ड होगा तब कर सकते हैं। या फिर इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के द्वारा ऑथराइज्ड होना चाहिए तभी हम कॉल इन एडवांस रिसीव कर सकते हैं। या फिर इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द कंपनी लॉ बोर्ड, या फिर कंपनी लॉ बोर्ड जो है उसको अप्रूव करे तभी हम कर सकते हैं। या फिर इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स, यानी कि जो आर्टिकल्स है हमारे कंपनी आर्टिकल्स वो हमें ऑथराइज्ड करें तभी हम इनको कॉल इन एडवांस को रिसीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कॉल इन एडवांस के लिए कंडीशन होती है, ये हम तभी रिसीव कर सकते हैं जब हमारे आर्टिकल्स इसको ऑथराइज्ड करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि अब हमें इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कॉल इन एरियर डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पेड अप कैपिटल, यानी कि जो कॉल इन एरियर जो होता है वो हमारा पेड अप का पार्ट नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट डिविडेंड एट फ्लेक्सिबल रेट, यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल रेट पर डिविडेंड रिसीव करते हैं। या फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, यानी कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है। या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स कॉल इन एरियर पेडअप का पार्ट होता है, ये सही है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स ये दोनों ऑप्शंस हमारे सही हैं। एक ऑप्शन है जो यहाँ पे इनकरेक्ट है वो है हमारा सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा 2, क्योंकि फ्रेंड्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फ्लेक्सिबल रेट पे डिविडेंड नहीं देते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दिया जाता है फिक्स रेट पे दिया जाता है। तो यहाँ पर ये फ्लेक्सिबल रेट नहीं होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है हमारा, ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच कंपनी शेयर्स कैन बी फ्रीली ट्रांसफरेबल, यानी कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि अपने शेयर को फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, बोथ ए एंड बी, यानी या नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात की जा रही है फ्रीली ट्रांसफरेबल की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के अंदर जो शेयर्स होते हैं उसको फ्रीली ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन अगर फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करें प्राइवेट कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी के अंदर शेयर को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शेयर्स कैन बी इश्यूड एट अ डिस्काउंट ओनली आफ्टर ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, यानी कि फ्रेंड्स जो शेयर्स हैं हमारे उनको हम इश्यू कर सकते हैं डिस्काउंट पे कमेंसमेंट के कितने साल बाद, 1, 1.5, 2 या 2.5। तो ऐसे कितने साल हैं कमेंसमेंट से कंप्लीट होने पर हम अपने शेयर को इश्यू कर सकते हैं डिस्काउंट पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर है 1। कमेंसमेंट होने के 1 साल के बाद हम अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन नॉट बी शोन एज रिजर्व, यानी कि ऐसा कौन सा आइटम है जिसको हम एज अ रिजर्व शो नहीं कर सकते।
कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात कर रहे हैं ये कि हम ऐसा रिजर्व को शो नहीं कर सकते आइटम को एज अ रिजर्व। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि फ्रेंड्स कैपिटल रिजर्व भी रिजर्व की तरह शो किया जाता है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व भी एक रिजर्व है और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी एक रिजर्व होता है। क्योंकि फ्रेंड्स सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वो रिजर्व होता है जब कोई भी शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम वो कोई भी शेयर प्रीमियम पे इश्यू किया जाता है, तो जो भी प्रीमियम रिसीव होता है उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से उसको शो किया जाता है। तो ये भी एक तरह का रिजर्व है। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। If premium subscription is not received, application money should be refunded within now many days. फ्रेंड्स अगर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की जो एप्लीकेशन मनी है अगर वो रिसीव नहीं हुई है तो हमें अब कितने दिन के अंदर अपने पैसों को रिफंड कर देना है? 7 डेज, 10 डेज, 15 डेज या 13 डेज। तो फ्रेंड्स अब जो डेट फिक्स की गई है वो है यहाँ पे 10 डेज। आपको 10 डेज के अंदर वो सारे मनी जो भी आपके पास आई है, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव नहीं किया है तो आपको 10 डेज के अंदर वो सारे मनी को रिफंड करना है शेयर होल्डर्स को। नेक्स्ट है व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद डैश एंड द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज क्रेडिटेड विद डैश। यानी कि फ्रेंड्स जब शेयर को फॉरफिटेड किया जाता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट की जाती है, किस अकाउंट के साथ वो आपको यहाँ फिल करना है और किस अकाउंट के साथ वो क्रेडिट की जाती है वो आपको यहाँ फिल करना है। तो ऑप्शंस हैं कॉल्स एन ईयर्स ऑफ शेयर फॉरफिटेड अमाउंट यहाँ पर आएगा, या फिर अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर्स फॉरफिटेड। सेकंड है कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ शेयर फॉरफिटेड या फिर अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर फॉरफिटेड। थर्ड ऑप्शन है कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड या फिर कॉल्स इन एरियर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। थर्ड ऑप्शन है पेड अप कैपिटल ऑफ शेयर फॉरफिटेड या फिर कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ शेयर फॉरफिटेड। तो ये इनके ऑप्शंस हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 2, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जब हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे तो वो हम कैपिटल करेंगे कॉल्ड अप कैपिटल से, यानी कि वो शेयर जो भी हमने फॉरफिचर किए हैं उस पर हमने कितनी कॉल्ड अप कैपिटल यानी कितनी कैपिटल हमने मांग ली है वो अमाउंट यहाँ आएगा और क्रेडिट करेंगे उस पर हमारे कितना अमाउंट हमने रिसीव कर लिया है वो अमाउंट यहाँ आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 2 जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट टेकन इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि ऐसा कौन सा आइटम है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखा जाता है? ट्रांसफर टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन या फिर प्रपोज डिविडेंड। तो फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसके अंदर सभी तरह के रिजर्व्स, डिविडेंड्स एंड हमारी शेयर कैपिटल जो होती है और हमारी जो कैपिटल है नॉर्मल जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो यहाँ पे शो की जाती है। तो फ्रेंड्स अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो यहाँ पे आइटम नहीं इंक्लूड होगा वो होगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं What is the excess of net assets over consideration paid is called। यानी कि फ्रेंड्स नेट असेट्स एक्सेस में है ओवर कंसिडरेशन पेड, यानी कि जो कंसिडरेशन हमने पेड किया है तो उसको क्या बोलते हैं, क्या टर्म वहां हम यूज करते हैं? ऑप्शन है हमारे कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर गुडविल। तो फ्रेंड्स जब भी हमारी नेट असेट्स की जो अमाउंट है वो एक्सेस में है कंसिडरेशन पेड करने से, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो अमाउंट यहाँ पे टर्म यूज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा कैपिटल रिजर्व। यानी कि वो टर्म जो भी हमने यहाँ पे जो कंसिडरेशन पेड किया है उसके एक्सेस में अगर हमारे पास नेट असेट्स बचता है तो इट मीन्स वो हमारा कैपिटल रिजर्व का पार्ट है। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी कंपनीज आर इन्वॉल्व इन द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। यानी कि ऐसी कौन सी स्कीम है जो कि हमारे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में यूज की जाती है? कितनी कंपनीज हैं? 1, 2, 3,
अनलिमिटेड। यानी कि फ्रेंड्स अगर कोई भी कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करेगी तो उसको कितनी कंपनी के साथ मर्ज होना पड़ेगा, मतलब कितनी कंपनियों के साथ उसको ये प्रोसेस करनी होगी। तो फ्रेंड्स ये प्रोसेस वन कंपनी के साथ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या है, उसको खुद की जो स्ट्रक्चर उसने कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्मेट किया है उसमें उसको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे उसको किसी अदर कंपनी की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में ही अपने अकाउंट्स को, अपने असेट्स लायबिलिटीज को मैनेज कर सकती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नो कंपनी कैन बाय इट्स इक्विटी शेयर इफ, यानी कोई भी कंपनी बाय बैक नहीं कर सकती अपने इक्विटी शेयर यदि पार्टली कॉल्ड अप शेयर हो, पार्टली पेड अप शेयर हो, डिफॉल्टिंग कंपनी हो, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर कोई भी कंपनी बाय बैक नहीं करेगी अपने शेयर यदि वो पार्टली पेड होंगे, पार्टली पेड कॉल्ड शेयर होंगे और पार्टली पेड शेयर होंगे, डिफॉल्टिंग कंपनी होगी। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। अगर ये सारे सिचुएशन होंगी तो कोई भी कंपनी बाय बैक नहीं कर सकती अपने शेयर को, उसको फुल्ली पेड अप होना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीक्रेट रिजर्व्स में बी क्रिएटेड बाय, यानी कि सीक्रेट रिजर्व कहाँ से क्रिएट किया जाता है? अंडर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज ओनली, अंडर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स ओनली, ओवर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स ओनली, या फिर ओवर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका अगर हम आंसर की बात करें तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन, क्योंकि कोई भी कंपनी सीक्रेट रिजर्व तभी प्रिपेयर कर सकती है जब उसका ओवर वैल्यूएशन होगा लायबिलिटीज का और अंडर वैल्यूएशन होगा असेट्स का। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ कंपनी कैन बाय बैक, एक कंपनी बाय बैक कर सकती है पार्टली पेड अप शेयर, फुल्ली पेड अप शेयर, पार्टली पेड अप शेयर, या फिर नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स अभी हमने ये डिस्कस भी किया था, कोई भी कंपनी बाय बैक तभी कर सकती है जब वो फुल्ली पेड शेयर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर चार्ज टू, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो चार्ज किए जाते हैं कहाँ पर? असेट साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट के असेट साइड में, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, यानी कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, नॉट चार्ज टू बैलेंस शीट, यानी कि बैलेंस शीट में चार्ज नहीं किए जाते हैं, या फिर नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑलवेज लायबिलिटी साइड चार्ज किए जाते हैं, क्योंकि एक लायबिलिटी होती है जो कि कंपनी को देनी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर आएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि ये कंपनी के लिए एक लायबिलिटी है जो कि पहले वो नहीं पे कर पाया था, इस टाइम उसने पे करी है। ठीक है, तो ये लायबिलिटी साइड आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लायबिलिटीज इन बैलेंस शीट इंक्लूड द फॉलोइंग आइटम्स, यानी कि लायबिलिटीज के जो बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज होती है उसमें क्या क्या आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है? लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, ओनर्स फंड, ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स ये सारे ही आइटम्स जो होते हैं वो लायबिलिटी साइड में शो किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। बहुत ही सिंपल आंसर था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस ट्रीटेड एज, जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो किस तरह ट्रीट किए जाते हैं? करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमने अभी एडवांस में पे कर दिए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारी एज अ करंट लायबिलिटी होती है, क्योंकि ये सिर्फ कुछ टाइम की होती है, ये हम लॉन्ग टर्म तक इसको नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग एम्स एट असर्टेन, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है उसका एम होता है क्या असर्टेन करना? प्रोडक्ट की कॉस्ट, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर सेलिंग प्राइस। तो फ्रेंड्स कॉस्ट अकाउंटिंग का जो एम होता है वो होता है कॉस्ट को असर्टेन करना कि किसी प्रोडक्ट पे कितनी कॉस्ट आ रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट इज रिपोर्टिंग टू, यानी कि जो फाइनेंशियल अकाउंट का जो पर्पस है वो रिपोर्ट करना है किसको? मैनेजमेंट ओनली, यानी मैनेजमेंट को, गवर्नमेंट ओनली, यानी गवर्नमेंट को, इन्वेस्टर ओनली, यानी इन्वेस्टर को, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है कि फाइनेंशियल अकाउंट का जो पर्पस है किसको रिपोर्ट करना है, तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर हम सिर्फ मैनेजमेंट ओनली, गवर्नमेंट ओनली, या फिर इन्वेस्टर नहीं कह सकते, इसका काम होता है इन सभी पार्टी को रिपोर्ट करना। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस बिकॉज ऑफ, यानी कि अकाउंटिंग
नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जो होते हैं उनको रिकॉर्ड नहीं करते। उसका क्या पर्पस है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है ये कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है, कॉन्टिन्यूटी कॉन्सेप्ट पर है, या फिर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है? तो फ्रेंड्स इसका जो कॉन्सेप्ट है ये है हमारा मनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट है जिससे बताया जाता है कि सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा जो कि मनी में मेजर किए जाते हैं। ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो कि मनी में मेजर नहीं किए जाते हैं वो इसके अंदर अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रपोज्ड डिविडेंड इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर द हेड, यानी कि प्रपोज्ड डिविडेंड जो होता है वो बैलेंस शीट के किस हेड में शो किया जाता है? प्रोविजन में, रिजर्व एंड सरप्लस में, करंट लायबिलिटीज में, या फिर अदर लायबिलिटीज में? तो फ्रेंड्स प्रपोज्ड डिविडेंड, फ्रेंड्स नाम से ही यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है प्रपोज कर रहे हैं किसी डिविडेंड को, तो यानी क्या है ये फ्यूचर के लिए है। तो यहाँ पे क्या है प्रोविजन में आएगा ये, क्योंकि यहाँ पे आपने एक प्रोविजन बना के रखा है प्रपोज डिविडेंड का जो कि आपको फ्यूचर में पेड करना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिक्स असेट्स एंड करंट असेट्स आर कैटेगराइज्ड एज पर कॉन्सेप्ट ऑफ, यानी कि जो फिक्स असेट्स और करंट असेट्स है वो हमारे किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कैटेगराइज की जाती है? सेपरेट एंटिटी, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, या फिर टाइम पीरियड? तो फ्रेंड्स फिक्स असेट्स जो है जो हमारी करंट असेट्स में कैटेगराइज की जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग होती है। करंट असेट्स वो असेट्स होती हैं जो हम लिक्विडेट कर सकते हैं हम 1 ईयर के अंदर, जबकि फिक्स असेट्स वो असेट्स होती हैं जो कि हम लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। कंसिस्टेंसी यहाँ नहीं होगी। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है बिजनेस कंटिन्यू चलेगा, और सेपरेट एंटिटी का मतलब होता है कि बिजनेस और जो ओनर है दोनों की सेपरेट एंटिटी है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। राइट आंसर होगा हमारा टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर ऑफ बिजनेस ड्यू टू, यानी कि प्रोप्राइटर जो है कंपनी का वो ट्रीट किया जाता है क्रेडिटर की तरह बिजनेस में, किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग? अभी फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया था। ऑप्शन है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, एंटिटी कॉन्सेप्ट, या कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट में ये बताया जाता है कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों अलग हैं। बिजनेस का ओनर जो है वो बिजनेस के लिए एज अ क्रेडिटर शो किया जाएगा, यानी कि वो जो भी वहाँ पे लगा रहा है कंपनी में वो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका वो सारा हिसाब किताब दे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोप्राइटर एज अ क्रेडिटर की तरह यूज किया जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी ओनर अपने बिजनेस से कोई भी सामान निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो हम एज अ ड्राइंग वहाँ शो करते हैं और उसको पेड आउट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी कि इसमें से कौन सा करेक्ट है? प्रॉफिट डज नॉट ऑल्टर कैपिटल, यानी कि प्रॉफिट जो है कैपिटल को ऑल्टर या फिर चेंज नहीं करता है। कैपिटल कैन ओनली कम फ्रॉम प्रॉफिट, यानी कि कैपिटल सिर्फ हमारी उससे आती है प्रॉफिट से। प्रॉफिट रिड्यूसेस कैपिटल, यानी कि जो प्रॉफिट है हमारा वो हमारा रिड्यूस करता है कैपिटल को। या फिर प्रॉफिट इंक्रीजेस कैपिटल, प्रॉफिट हमारा इंक्रीज करता है कैपिटल को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन हमारा डी। प्रॉफिट जो है हमारा ये हमारा इंक्रीज करता है हमारी इसको प्रॉफिट को, कैपिटल को इंक्रीज करता है। सॉरी, प्रॉफिट हमारा यहाँ पे कैपिटल इंक्रीज करेगा, क्योंकि जितना प्रॉफिट होगा आपने देखा होगा जो हमारा नेट प्रॉफिट निकल कर आता है वो हम कैपिटल में ऐड करते हैं, और अगर हमारा नेट लॉस होता है वो हम कैपिटल से माइनस करते हैं। तो यानी कि हमारा जो प्रॉफिट होता है वो हमारा कैपिटल को इंक्रीज करता है, ना कि प्रॉफिट कभी रिड्यूस करेगा। हाँ, लॉस रिड्यूस करेगा कैपिटल को। तो यहाँ ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ ट्रायल बैलेंस, यानी कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि हमारे ट्रायल बैलेंस को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेगा? इट इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑन द बुक्स, ये बुक्स पर बैलेंस की जो बुक्स का जो बैलेंस होता है उसकी एक लिस्ट है। इट इज अ स्पेशल अकाउंट, ये एक स्पेशल अकाउंट है। शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, ये बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। या फिर शोज ऑल द एंट्रीज इन द बुक, यानी कि जो सभी एंट्रीज हैं बुक की ये बताता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस है ये कोई स्पेशल अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट होता है, और ये फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बताता। फाइनेंशियल पोजीशन हमारा फाइनल अकाउंट बताता है, और ये बुक्स की एंट्रीज भी नहीं दिखाता, क्योंकि ये कोई लेजर या फिर जर्नल अकाउंट नहीं है। ट्रायल बैलेंस एक हमारी लिस्ट है जो कि बुक
का बैलेंस को दिखाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड इन, यानी कि जो नेट प्रॉफिट है हमारा वो कैलकुलेट किया जाता है किस में, ट्रेडिंग अकाउंट में, बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस में, ट्रायल बैलेंस है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। ट्रेडिंग अकाउंट नेट प्रॉफिट जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बिजनेस, यानी कि जो सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट है वो किस तरह के बिजनेस में अप्लाई किया जाता है, सोल प्रोप्राइटर, कॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप या फिर ऑल ऑफ देम। तो फ्रेंड्स ये जो कॉन्सेप्ट है वो सभी में यूज किया जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, सोल प्रोप्राइटर में भी, कॉर्पोरेशन में भी एंड पार्टनरशिप में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइम स्पैन इनटू विच द टोटल लाइफ ऑफ अ बिजनेस इज डिवाइडेड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि ऐसे कौन सा टाइम स्पैन है जिसके अंदर बिजनेस की टोटल लाइफ को डिवाइड कर दिया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने पे। तो फ्रेंड्स ऑप्शंस हैं फिस्कल ईयर, कैलेंडर ईयर, अकाउंटिंग पीरियड और एक्रूअल पीरियड। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा जिसमें इसको डिवाइड किया जाता है वो होगा हमारा अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड कहा जाता है जिस ईयर में अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंटरेस्ट, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल आर टाइप्स ऑफ अकाउंट, ये किस तरह के अकाउंट हैं, पर्सनल अकाउंट, इंटरपर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट। तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें जो हम बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल की, ये सभी हमारे नॉमिनल अकाउंट हैं। ये भी बहुत सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी कॉल्ड सेल्स, यानी कि इसमें से कौन सा हमारा सेल नहीं है, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, ऑफिशियल फिक्चर सोल्ड, सेल्स ऑफ आइटम प्रीवियसली इंक्लूडेड इन परचेज या फिर गुड सोल्ड फॉर कैश। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, किसी भी ऑफिस के फिक्चर्स को सोल्ड करना आपका सेल के अंदर पार्ट नहीं है, क्योंकि वो आपका बिजनेस नहीं है, वो आपने जो सेल किया है और वो डेली बेसिस पे नहीं हो रहा। सेल उसे बोलते हैं जो डेली बेसिस पे होती है। यहाँ पे आपने क्रेडिट पे सेल किया है, तो फ्रेंड्स क्रेडिट पे जो सेल किया है वो भी सेल के अंदर कंसिडर किया जाएगा। इसमें ये नहीं देखा जाता कि ये क्रेडिट है, ये कैश है। तो ऑप्शन 1 हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है, कोई भी परचेज जो प्रीवियस ईयर में आपने की थी, इस साल आपने बेचा है, ये भी आपका सेल में ही कंसिडर होता है, और जो गुड सोल्ड फॉर कैश है ये भी आपका कंसिडर होता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटेरियल कॉन्सेप्ट टेल अबाउट, यानी कि जो मटेरियल कॉन्सेप्ट है वो हमें क्या बताता है, डिस्क्लोजर ऑफ लॉस, यानी लॉस को डिस्क्लोज करता है, डिस्क्लोजर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को डिस्क्लोज करता है, या फिर डिस्क्लोजर ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन विच आर इम्पोर्टेंट फॉर इन्वेस्टर, यानी कि वो सभी इन्फॉर्मेशन जो कि इन्वेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर डिस्क्लोजर ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशंस विच आर इम्पोर्टेंट फॉर मैनेजमेंट, या फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन जो किसी मैनेजमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स मटेरियल कॉन्सेप्ट जो होता है वो हमें बताता है इन्फॉर्मेशन जो कि इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट होती है। हमारा जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे करेक्ट है। मटेरियल कॉन्सेप्ट हमें बताता है वो इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जर्नली बेस्ड ऑन, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमारे जर्नली किस पे बेस्ड होते हैं, प्रैक्टिकेबिलिटी, सब्जेक्टिविटी, कन्वीनियंस इन रिकॉर्डिंग या नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारे बेस्ड होते हैं प्रैक्टिकेबिलिटी पे, ये हमारी सब्जेक्टिविटी, कन्वीनियंस इन रिकॉर्डिंग या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। करेक्ट ऑप्शन है हमारा प्रैक्टिकेबिलिटी, जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी चीजें चल रही होती हैं उस पर बेस्ड होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड, यानी कि जो हमारे रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स हैं डुअल एस्पेक्ट पे वो क्या कहे जाते हैं, डबल अकाउंट सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम या नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिंगल एंट्री सिस्टम तो बिल्कुल नहीं होगा, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। अब यहाँ पे इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये भी आंसर इसका सिंपल है बहुत, आप शुरू से इन्हें पढ़ते आ रहे हैं कि जो डुअल एस्पेक्ट के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो हमारे डबल एंट्री सिस्टम पे बेस होते हैं। तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स इज एग्जाम्पल फॉर,
यानी कि कोई भी प्रॉफिट जो किसी एसेट्स की सेल से हमें मिला है वो किसका एग्जाम्पल है, रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, लॉस या नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल हमारा कैपिटल प्रॉफिट का, क्योंकि किसी भी एसेट्स को सेल करने से हमारा प्रॉफिट जो आएगा वो हमारे कैपिटल में इंक्लूड हो जाएगा, तो हमारा कैपिटल प्रॉफिट है और ये लॉन्ग टर्म तक हमारे बिजनेस को हेल्प करेगा। तो ये हमारा इसका जो आंसर है वो बी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू अ कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस, यानी कि फ्रेंड्स इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो कि कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस में अप्लाई नहीं होता है। ऑप्शन है मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल हैविंग अ कॉमन इंटरेस्ट, यानी कि जो मेंबरशिप होती है वो कॉमन इंटरेस्ट होगा सबका उसमें। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इज परमिटेड अमंग जनरल पब्लिक, यानी कि ट्रांसफरेबिलिटी होती है वो जनरल पब्लिक में परमिट होती है कि आप जनरल पब्लिक में अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो। थर्ड है पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाय द मेंबर इन अ जनरल मीटिंग, यानी कि जो पॉलिसी डिसीजंस है वो जनरल मीटिंग में मेंबर के द्वारा लिए जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन है मेजर पोर्शन ऑफ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेंबर्स बाय वे ऑफ डिविडेंड, यानी कि जो मेजर पोर्शन होगा किसी प्रॉफिट का वो सारे मेंबर्स में से 2 मेंबर्स को डिविडेंड के वे में दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वहां पर कौन सा यहाँ पर एप्लीकेबल होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो अगर हम बात करें कि कौन सा यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे फ्रेंड्स नॉट दे रखा है, तो कौन सा एप्लीकेबल नहीं होगा, तो ये है ऑप्शन डी कि यहाँ पर फ्रेंड्स ये भी सही है कि कॉमन इंटरेस्ट होता है और अगर वो कंपनी कोऑपरेटिव फॉर्म चाहे तो वो ट्रांसफर करा सकती है अपने शेयर्स को और वो जनरल मीटिंग में भी पॉलिसी डिसीजन ले सकती है। लेकिन फ्रेंड्स कि सिर्फ 2 मेंबर को यहाँ पे डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड के फॉर्म में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये कोऑपरेटिव फॉर्म में नहीं होता है और ना ही एप्लीकेबल किया जाता है। नेक्स्ट है बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स इन एनी फाइनेंशियल ईयर शैल नॉट एक्सीड, यानी कि जो बायबैक इक्विटी शेयर्स होते हैं वो फाइनेंशियल ईयर में किससे ज्यादा नहीं हो सकते। 5% इट्स टोटल कैपिटल, यानी कि टोटल कैपिटल होगी उसकी 5% से ज्यादा। 25% ऑफ नॉमिनल शेयर वैल्यू, यानी 25% नॉमिनल शेयर कैपिटल से। थर्ड है 25% ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसके 25% से ज्यादा, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स बायबैक इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो हमारे एक्सीड नहीं होने चाहिए 25% से ज्यादा, यानी कि जो 25% फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल होंगे उससे ज्यादा हम बायबैक इक्विटी शेयर्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट आते हैं मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज, यानी कि प्राइवेट कंपनी के केस में जो मिनिमम नंबर होते हैं वो कितने होंगे, 1, 2, 5, 10। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है, मिनिमम नंबर होते हैं प्राइवेट कंपनी में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट आफ्टर द इश्यू ऑफ ऑल फॉरफीचर शेयर शुड बी, यानी कि जो फॉरफीचर अकाउंट का जो बैलेंस है फॉरफीचर शेयर को द्वारा इश्यू करने के बाद कहाँ से हो मतलब कहाँ पे उसको ट्रीट किया जाएगा, वो ट्रांसफर किया जाएगा गुडविल अकाउंट में, या फिर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, या फिर शोन एज शेयर फॉरफीचर अकाउंट, या फिर एडेड टू पेड अप कैपिटल। तो फ्रेंड्स अगर वो द्वारा से इश्यू किया जाता है इस तरह की चीजें, तो फ्रेंड्स ये शो की जाती हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। फॉरफीचर शेयर के अमाउंट को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड, यानी कि कौन से पेयर इसमें करेक्टली मैच्ड हैं। व्हेन अ कंपनी इश्यू इट्स सिक्योरिटीज एट अ प्राइस मोर देन द फेस वैल्यू, यानी कि शेयर इश्यूड एट डिस्काउंट, यानी कि कोई भी कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को इश्यू करती है जो भी उसका प्राइस होता है उससे ज्यादा फेस वैल्यू से ज्यादा उसको इश्यू करती है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है शेयर इश्यूड एट डिस्काउंट। या फिर व्हेन शेयर इश्यूड एट अमाउंट लेस देन पर वैल्यू ऑफ शेयर, यानी कि जो पर वैल्यू ऑफ शेयर है उससे कम पे इश्यू करती है तो वो इश्यू शेयर एट प्रीमियम कहलाता है। या फिर व्हेन शेयर्स आर इश्यूड एट देयर फेस वैल्यू, वो शेयर इश्यूड एट पार कहलाता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे ये बात कर रहा है कि मोर देन प्राइस से वो ज्यादा रख रहा है प्राइस, तो वो फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्काउंट की बात कर रहा है तो वो डिस्काउंट नहीं वो प्रीमियम कहलाता है। और यहाँ लेस देन की बात कर रहा है और यहाँ बोल रहा है प्रीमियम, तो ये भी गलत है क्योंकि फ्रेंड्स लेस देन में प्रीमियम ना होके डिस्काउंट होगा। जबकि फ्रेंड्स यहाँ पर ये बात कर रहा है कि वो फेस वैल्यू पर, अगर ये फेस वैल्यू पर है तो फेस वैल्यू पर अगर जितना अमाउंट होता है शेयर का फेस वैल्यू होती है उतने पे ही उसको इश्यू किया जाता है, तो उसे एट पार बोला जाता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट आते हैं
राइट शेयर्स आर द शेयर्स, राइट शेयर्स शेयर्स होते हैं कौन से, डेट हैव अ राइट ऑफ रिडेम्पशन यानी कि जिनके पास रिडेम्पशन का राइट होता है, या फिर ऑफर टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स यानी कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऑफर किए जाते हैं, या फिर लीगली इश्यूड टू पब्लिक एट लार्ज यानी कि जो लीगली इश्यू कर दिए जाते हैं पब्लिक को लार्जली, या फिर इश्यूड बाय अ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी यानी जो न्यूली फॉर्म्ड कंपनी है उसको इश्यू किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर राइट शेयर की बात करें तो राइट शेयर ऑलवेज उन लोगों को इश्यू किए जाते हैं जो कि फर्म के एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, अ कंसर्न शुड सेलेक्ट एन अकाउंटिंग पॉलिसी विच इनेबल्स टू यानी कि जो एक कंसर्न है, कोई कंपनी है, वो अकाउंटिंग पॉलिसीज को सेलेक्ट करनी चाहिए, उसे किस बेसिस पर, पे द प्रॉपर अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स यानी कि जो जब वो अकाउंटिंग पॉलिसी अपनी बनाती है तो वो अकाउंटिंग इनकम टैक्स के अमाउंट को प्रॉपर पे करने के लिए, या फिर कैलकुलेट द करेक्ट अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड, या फिर ये कैलकुलेट करने के लिए कि हैंड में कितना कैश है, या फिर प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ इट्स स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड प्रॉफिट ऑफ लॉस, या फिर प्रेजेंट में सही और बिल्कुल फेयर व्यू लेने के लिए कि कितने स्टेट ऑफ अफेयर्स मतलब किस तरह की वर्किंग हो रही है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस है, या फिर बोथ ए एंड बी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वो अपने अकाउंटिंग पॉलिसी इस तरह से प्रिपेयर करेंगी, बनाएंगी, सेलेक्ट करेंगी जिससे कि कंपनी की वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस को इजीली फाइंड आउट कर पाए कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस है, और जो भी ट्रू एंड फेयर व्यू होगा उसको प्रेजेंट कर पाए। नेक्स्ट है, द डिवीजन ऑफ शेयर डज नॉट रिजल्ट इन ऑफ कैपिटल यानी कि इन फ्रेंड्स यहाँ पर इन दोनों के बीच में डैश है, यहाँ पे हमको फिल करना है अब इसमें से कौन सा करेक्ट है। यानी कि जो फ्रेंड्स शेयर्स ऑफ सुपर डिवीजन सब डिवीजन है वो हमारा किसका रिजल्ट नहीं है, रिडक्शन का, इंक्रीज का, सब डिवीजन का, या नन ऑफ दीज का। तो फ्रेंड्स अगर हम शेयर को सब डिवीजन करते हैं तो फ्रेंड्स उसका एक ही पर्पस होता है कि हमने जितने इश्यू किए थे शेयर्स उससे ज़्यादा की एप्लीकेशंस आ गई हैं, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम सब डिवीजन कर देते हैं शेयर का। तो इसका राइट आंसर है ए, रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन टू और मोर कंपनीज लिक्विडेट टू फॉर्म अ न्यू कंपनी इट इज कॉल्ड यानी कि फ्रेंड्स जब दो या दो से अधिक कंपनी लिक्विडेट होती हैं किसी नई कंपनी को फॉर्म करने के लिए तो क्या कहलाती हैं, अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन, या फिर परचेज ऑफ बिजनेस। तो फ्रेंड्स कभी भी कोई भी कंपनी लिक्विडेट होती है और एक नई कंपनी फॉर्म होती है तो उसको हम बोलते हैं अमलगमेशन, जबकि एब्जॉर्प्शन में लिक्विडेट तो हो जाती है लेकिन कोई भी कंपनी फॉर्म नहीं होती है। रिकंस्ट्रक्शन में फ्रेंड्स रिकंस्ट्रक्शन दो तरह से हो सकता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, वो अलग पर्पस है उसको करने का। परचेज ऑफ बिजनेस में होता है कि एक फाइनेंशियली साउंड कंपनी किसी और कंपनी को परचेज कर रही है, यहाँ पे परचेज किया जाता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट वो होगा अमलगमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 परचेज कंसिडरेशन इज व्हाट इज पेबल टू यानी कि जो परचेज कंसिडरेशन होता है वो किसके पेबल के लिए होता है, डिवेंचर एंड क्रेडिटर्स के लिए, शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स के लिए, शेयर होल्डर्स एंड डिवेंचर्स के लिए, या फिर शेयर होल्डर्स के लिए। तो फ्रेंड्स अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 की बात करें तो ये यहाँ पर बात करता है परचेज कंसिडरेशन शेयर होल्डर्स के रेफरेंस में कि शेयर होल्डर्स को पे करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इज पेड यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है, हमारा सिक्योरिटीज पे कोई भी इंटरेस्ट हम दे रहे हैं तो हमारी वो पेड होती है किस वजह से, टू द ओरिजिनल परचेजर ऑफ द सिक्योरिटी यानी कि जो ओरिजिनल परचेजर होगा सिक्योरिटी का उसको पे करने के लिए, या फिर हम टू द होल्डर्स ऑफ द सिक्योरिटी ऑन द ड्यू डेट यानी कि जो ड्यू डेट पर सिक्योरिटी का होल्डर होगा उसको, या फिर इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज एक्चुअल पीरियड ऑफ होल्डिंग यानी कि जो उसके एक्चुअल पीरियड जो होगा उसका होल्डिंग का उसके रेस्पेक्टिव में, या फिर टू दी होल्डर्स ऑफ दी सिक्योरिटी ऑन ड्यू डेट जो होल्डर्स होगा ड्यू डेट पर उसको इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज एक्चुअल पीरियड ऑफ होल्डिंग, ये देखने के लिए कि एक्चुअल पीरियड उसका होल्डिंग का कितना था, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स अगर किसी भी सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट पेड किया जाता है तो ये देखा जाता है कि जो भी सिक्योरिटीज का होल्डर है ड्यू डेट पर क्या ड्यू डेट थी, और ये देखा जाता है कि उसका जो रेस्पेक्टिव है, ठीक है, यानी कि जो भी होल्डिंग का जो टाइम पीरियड है एक्चुअल पीरियड उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर उसको इंटरेस्ट को
पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व इज क्रेडिटेड, यानी कि जो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व होती है वो क्रेडिटेड होती है वॉलेंटरली, लीगल रिक्वायरमेंट, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। यानी कि जो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का जो है हमारा वो कैसे किस तरह से क्रेडिटेड किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट होती है तभी इस तरह की कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व जो होता है हमारा क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट है एंड रिड्यूस वर्ड्स। फ्रेंड्स एंड रिड्यूस वर्ड्स का मतलब यहाँ पे दिया है कि आपने देखा होगा कंपनी के अंदर कि एंड वर्ड लिखा होता है मोस्टली कंपनीज के आगे, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड एंड वर्ड लिखा होता है। तो वहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो एंड वर्ड है उसको रिड्यूस किया जा रहा है बैलेंस शीट में एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ, यानी कि जो बैलेंस शीट में एंड वर्ड रिड्यूस कर रहे हैं तो किसकी रिक्वायरमेंट पे होगा, कंपनी लॉ, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर सेबी। तो फ्रेंड्स अगर इस तरह से एंड वर्ड को यहाँ से हटाया जाता है तो ये हटाया जाता है कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन वो ए, जो कि है कंपनी लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स हैव टू बी सबमिटेड बिफोर द कंपनीज एनुअल जनरल मीटिंग एज पर द कंपनीज एक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा सबमिट होगी बिफोर द कंपनीज एनुअल जनरल, मतलब जो कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होगी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग उसमें से यहाँ किसको सबमिट की जाएगी रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, एनुअल या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। यानी कि फ्रेंड्स जो कंपनी की एनुअल जर्नल रेटिंग होगी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग तो उसमें से यहाँ पर जो भी रिपोर्ट की जाएगी सबमिट वो कौन सी की जाएगी, यानी किसको की कौन सी रिपोर्ट की जाएगी, डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे या फिर यहाँ पर ये सभी चीजें यहाँ पे सबमिट की जाएंगी। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें एनुअल जर्नल मीटिंग की तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी, क्योंकि एनुअल जर्नल मीटिंग में ये सभी चीजें वहाँ पे सबमिट की जाएंगी। नेक्स्ट है, विद इन हाउ मेनी डेज मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी रिसीव्ड, यानी कि जो कितने दिन के अंदर जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो रिसीव हो जाना चाहिए, 16 डेज, 100 डेज, 120 डेज या 150 डेज। तो फ्रेंड्स अगर हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो उसके लिए 120 डेज रखा गया है कि 120 डेज के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है, इन विच अकाउंट द एक्सेस प्राइस रिसीव्ड ओवर द पार वैल्यू ऑफ शेयर शुड बी क्रेडिटेड टू, यानी कि किस अकाउंट में जो एक्सेस प्राइस रिसीव्ड होगा पार वैल्यू के ऊपर वो क्रेडिट किया जाएगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में, शेयर कैपिटल अकाउंट में, रिजर्व कैपिटल अकाउंट में या फिर शेयर प्रीमियम अकाउंट में। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये जो हमारा जो एक्सेस प्राइस है किसी भी चीज का वो हमारा किस में क्रेडिटेड किया जाएगा, तो फ्रेंड्स ये क्रेडिट किया जाएगा शेयर प्रीमियम में, क्योंकि यहाँ पे ये एक्सेस प्रीमियम की बात कर रहा है। एक्सेस प्रीमियम का मतलब होता है एक्सेस प्राइस की बात कर रहा है, एक्सेस प्राइस का मतलब यहाँ पर है शेयर प्रीमियम से, जो कि हमें किससे मिल रहा है, जो भी पार वैल्यू उससे हम अवब ले रहे हैं तो वो शेयर का पार्ट हो गया शेयर प्रीमियम का, तो हम शेयर प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिटेड करेंगे। नेक्स्ट है, द मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन इज और आर, यानी कि जो अमलगमेशन के मेथड्स हैं वो इसमें से कौन सा है। ऑप्शंस में आपको बताना है, द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, द परचेज मेथड, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे मेथड की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑप्शन है सी, बोथ ए एंड बी दोनों करेक्ट है, क्योंकि इंटरेस्ट पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड भी अमलगमेशन का मेथड है और परचेज भी अमलगमेशन का एक मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपनीज नेशनैलिटी इज डिसाइडेड बाय इट्स, कंपनी की जो नेशनैलिटी वो किससे डिसाइड की जाती है, शेयर होल्डर्स से, रजिस्टर्ड ऑफिस से, उसके प्लेस एट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर कैप्ट, यानी कि जहाँ पर जो उसकी बुक अकाउंट्स की बुक्स हैं वो रखी गई हैं, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स कोई किसी भी कंपनी की नेशनैलिटी हम डिसाइड कर सकते हैं उसके रजिस्टर्ड ऑफिस से, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है और वो कहाँ पे है, उसका वो एड्रेस है। मतलब अगर कोई कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है तो वो इंडियन कंपनी है, अगर वो फॉरेन में रजिस्टर्ड हुई है तो वो फॉरेन कंपनी है। नेक्स्ट है, द स्टैट्यूटरी मीटिंग ऑफ अ कंपनी इज कन्वेड, ये जो स्टैट्यूटरी मीटिंग है जो स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है कंपनी की वो कब होती है, वंस इन अ ईयर यानी साल में एक बार, वंस इन द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी यानी पूरी कंपनी की लाइफ में एक बार,
वंस इन 6 months और वंस इन 3 months। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो स्टैट्यूटरी मीटिंग है कंपनी की वो वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी की लाइफ में एक बार होती है स्टैट्यूटरी मीटिंग। नेक्स्ट है द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट इज अ मेथड ऑफ, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट किसका मेथड है? वॉलंटरी ऑफ इन्वेंट्री का, कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन का, अकाउंटिंग ऑफ अमलगमेशन का, वॉलंटरी वैल्यूइंग गुडविल का। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है आपने देखा, ये वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। अभी हमने ऊपर इसी तरह का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स यही सारे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है अकाउंटिंग ऑफ एमलगमेशन। ऑप्शन 3 हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है विच अकाउंट विल बी डेबिटेड विद द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स व्हेन शेयर्स आर इश्यूड टू प्रमोटर्स फॉर द सर्विस ऑफर्ड बाय देम, यानी कि इनमें नॉमिनल वैल्यू जो है शेयर की वो कौन से अकाउंट से डेबिट की जाएगी जब हमारे शेयर इशू किए गए हैं प्रमोटर्स को, जो भी उन्होंने सर्विस दी है उसके एवज में या फिर उसके बिहाफ पर, या फिर जो भी वो सर्विस दे रहा है उसकी जगह हमने उसको वो शेयर्स इश्यू किए हैं। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में आएंगे, एसेट्स अकाउंट में आएंगे, गुडविल में आएंगे या शेयर कैपिटल में आएंगे। तो फ्रेंड्स अगर इस तरह की चीजें दी जाती हैं तो ये आते हैं हमारे गुडविल का पार्ट। ठीक है, ये प्रमोटर्स को दे रहे हैं तो ये गुडविल का पार्ट में आएगी, तो गुडविल अकाउंट में डेबिट की जाएगी। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इज टू इस्टेब्लिश अ स्टैंडर्ड एज टू, यानी कि जो पर्पस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का उसको क्या इस्टेब्लिश करना है? द डिजायरेबल अकाउंटिंग पॉलिसीज, या फिर द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, या फिर डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, या प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की तो वो बात करता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि इसमें से हमें बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। राइट शेयर आर फर्स्ट ऑफर टू एम्प्लॉयज, यानी कि जो राइट शेयर्स हैं वो एम्प्लॉयज को पहले दिए जाते हैं। राइट शेयर्स आर ऑफर्ड इन लीव ऑफ डिविडेंड, यानी राइट शेयर्स डिविडेंड की जगह दिए जाते हैं। राइट शेयर्स आर ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन प्रोपोर्शन टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स हेल्ड बाय देम, यानी कि राइट शेयर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं जितना भी उन्होंने इक्विटी शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं जितने प्रोपोर्शन में उन्हें इक्विटी शेयर होल्डर्स लिए हैं उस प्रोपोर्शन में। या फिर राइट शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर ऑफर्ड टू दी प्रमोटर्स, यानी कि राइट शेयर्स या फिर वो शेयर्स हैं जो कि प्रमोटर्स को दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी अभी हमने डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स इसमें जो राइट स्टेटमेंट है वो है हमारा ऑप्शन 3। राइट शेयर्स सिर्फ ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं और ये इक्विटी शेयर होल्डर्स उन्होंने जितने प्रोपोर्शन में लिए हैं ये उस प्रोपोर्शन में दिए जाते हैं। तो आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी डाउट हो या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टा आईडी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।